हेलो भाई। कैसे हो सब? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो बेसिकली कोई ब्लॉग तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, आज की वीडियो में ना बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस थे जो कि मेरे को बेसिकली बहुत सारे कमेंट आते थे हर एक वीडियो के नीचे। बहुत सारे मतलब रिलेटेड टू माय जेई रैंक, रिलेटेड टू माय प्रिपरेशन एंड एट ऑल, इसी सब के बारे में क्वेश्चंस आते थे। तो बहुत सारे लोगों ने तो मुझे डीएम भी किया था, एंड जिसके पास मेरा पर्सनल नंबर है तो वो मुझे व्हाट्सअप भी कर देते थे कि भाई अपने प्रिपरेशन के बारे में बताओ या कुछ सजेशन दो। तो मैं आज की इस वीडियो में अपने, देखो मैं चाहता तो ही नहीं था इस टाइप का वीडियो बनाना, क्योंकि कॉलेज लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि जेई पास करना आई थिंक नॉट अ बिग डील, बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं होता। लेकिन हाँ, जिसने अभी तक पास नहीं किया उसके लिए आई थिंक, मतलब मेरे को भी लगता था कि यार अगर कोई बोलता था कि मैं एनआईटी में हूँ या जेडब्ल्यू में अच्छा परसेंटाइल है, तो मेरे को लगता था बहुत बहुत बड़ा काम हो गया यार। तो आज जब मैं जेई करके यहाँ पर बैठा हूँ, तो मेरे को लगता है ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं था, बहुत ही ईज़ी काम होता है ये। तो आज मैं इसी पर एक वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मैं अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करूँगा, और ये बहुत सारे लोगों की मतलब डिमांड भी थी, तो एज पर डिमांड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी हो सके तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, और शायद तुमको कुछ हेल्प हो जाए इस वीडियो से। और मुझे लगता है कि मेरी जर्नी जो है थोड़ी सी अलग रही है सबसे, तो इसलिए भी शायद ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाए। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें कि मैं सिर्फ मेरी जर्नी तो हो जाएगी इसमें, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और सब अलग अलग ब्रांच से, सब अच्छे अच्छे ब्रांच से, कोई केमिकल से, कोई मैकेनिकल से, कोई ईसी से। तो सबकी जर्नी आई थिंक कि ना बहुत इम्पोर्टेंट होगी और बहुत ही अच्छी होगी। अगर मेरी जर्नी हो सकती है कुछ लोगों से रिलेट करे, उन लोगों की जर्नी कुछ लोगों से रिलेट करे, तो इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताऊंगा। आगे चल के उन लोगों की भी जर्नी तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो शायद हो सके कि तुम्हारी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत हेल्प कर दें। देखो एट द एंड पढ़ना तो तुमको है, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि मेरे मेरे अकॉर्डिंग मोटिवेशन बस एक टाइम पास होता है। मोटिवेशन तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और वही रियल मोटिवेशन होता है। तो मैं मोटिवेशन के नाम पे तो तुमको कुछ बोलूँगा नहीं कि ये ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। पढ़ना तुमको है, और कैसे पढ़ना है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि तुम्हारी शेड्यूल कैसी है, तुम्हारे कॉलेज का टाइम कैसा है, तुम्हारे स्कूल का टाइम कैसा है, ये तुम्हारी सिचुएशन के अनुसार होगा। तो मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। मैं जैसे बोल दूँगा कि 6 बजे उठो और 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ये तो मतलब ऐसे हो गया ना कि लाइक मैं अपना शेड्यूल तुम्हारे ऊपर थोप रहा हूँ, जबकि ये कभी भी सूटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी शेड्यूल अलग होगी, तुम्हारी शेड्यूल अलग होगी। तुम अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ कि तुमको कैसे पढ़ना है, लेकिन हाँ, इतना तो कहूँगा कि एक शेड्यूल बना लो। और ऐसा नहीं है कि मतलब सुबह ही पढ़ना है या रात को ही पढ़ना है, तुमको जैसा जमे वैसा पढ़ो, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी जर्नी बता रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, और वीडियो ज़्यादा लंबा हो भी गया तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी स्क्रिप्ट देखकर तो बोल नहीं रहा मैं, जो मन में आएगा बोलूँगा, जो भी रियलिटी है वो बताऊँगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो यार देखो, ये तो मतलब दूसरे दिन का है, एक दिन में पूरा वीडियो शूट करना नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेक्चर भी रहता है और फिर पढ़ाई भी करना रहता है और पेपर भी आ रहा है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब मैं बेसिकली ना एक छोटी सी जर्नी बता रहा हूँ अपना, ठीक है। देखो, सबका 12th जैसे जाता है, सॉरी 11th, एकदम जितने मेरे दोस्त लोग हैं, सबका एक ही कहना यार, 11th तो मज़े मस्ती में चले गए। क्योंकि देखो महाराष्ट्र की बात बिल्कुल अलग है। मैं महाराष्ट्र बोर्ड से हूँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से। और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की ना एक खास बात है, मतलब खास बोलो या जो भी बोल सकते हो, कि वहाँ पर ना 12th के बाद, सॉरी 10th के बाद ना जूनियर कॉलेज होते हैं। मतलब और जगह पे कैसा होता है, स्कूल होता है, लेकिन महाराष्ट्र में ना कॉलेज होता है। तो हम लोग कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में रह गए, और पूरा 11th हमारा ऐसे बीत गया। हमको कितना, मेरे को शायद से 75% था 11th में। तो भाई 11th तो ऐसे ही गया, मतलब पता नहीं कैसे चले गया। और 11th का कुछ सीन ऐसा था कि मतलब तुम इतना समझ लो कि 11th में एक साल के अंदर में मैंने कॉलेज में, मैं मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, मैं एक महीने भी कॉलेज नहीं गया।
मतलब आई थिंक कि 1-2 हफ्ता कॉलेज गया रहूँगा, दैट्स इट। और फिर कोरोना भी था थोड़ा बहुत, तो अ, उसी में मेरा चले गया। और देखो 11th तो चले गया, फिर 12th में आया तो देखो 11th हमारा मेरा बहुत ख़राब था, और मेरे को ये रियलाइज़ हुआ था कि मेरा 11th बहुत ख़राब है। तो अब 12th जो होगा ना, तो 12th में मैं स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करूँ, स्टार्टिंग क्या मतलब पूरा 12th में मेहनत करने वाला हूँ, और भाई कम से कम तो 90 परसेंटेज लेके आऊँगा। और तुमको मैं बता दूँ कि सीबीएसई बोर्ड में 90 परसेंट लाना बहुत ईजी काम है, ठीक है। तुम शिद्दत से 1-2 महीने भी पढ़ोगे तो ला लोगे, लेकिन स्टेट बोर्ड में, स्पेशली अगर वो बोर्ड महाराष्ट्र है और गुजरात है, तो सच में बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं गुजरात की बात करूँ तो भाई मैं अभी गुजरात में हूँ, तो यहाँ पर कुछ दोस्त मिले हैं। तो क्योंकि 50% स्टेट कोटा चलता है, तो यहाँ के दोस्तों का कहना है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पासिंग रेशियो है वो 50% का है। मतलब तुम समझ रहे हो, 100 बच्चे पेपर देते हैं तो 50 बच्चे ही पास होते हैं। तो स्टेट बोर्ड सच में बहुत डिफिकल्ट होता है। यही कारण है कि मोस्टली जेई एस्पिरेंट जितने भी है वो सब सीबीएसई लेते हैं। और सेम सीन महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में इतना खराब रेशियो तो नहीं है, लेकिन हाँ इतना ईजी भी नहीं है। वहाँ पर भी महाराष्ट्र बहुत डिफिकल्ट बोर्ड में से आता है, ठीक है। तो 12th में आ गया, और स्टार्टिंग में जोश था, तो स्टार्टिंग में कुछ महीने तो पढ़ा अच्छे से, लेकिन फिर वही हो गया, मतलब धीरे धीरे सब ढील सील होते गया। फिर ऐसा टाइम आ गया कि भाई क्लासेस मैंने लगाया था, मैंने इंट्रेंस का क्लास नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ बोर्ड का क्लास लगाया था, क्योंकि इंट्रेंस में मेरे को स्टार्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इंट्रेंस को मैं छोड़ के बात करता था। फिर बोर्ड आ गया नज़दीक, बोर्ड नज़दीक आ गया, तो मैं बोर्ड पर पूरी तरह फोकस कर दिया। लेकिन हाँ, मेरा ऐसा था कि मैंने बोर्ड में बहुत शिद्दत से मेहनत किया था, और मैंने जितना उम्मीद रखा था, जितना मैंने होप रखा था, उतना मेरे को परसेंटेज आया भी। मेरा 80% है बोर्ड में, और मैंने उससे ज़्यादा कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरे को एक लिमिट पता था कि भाई मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, और उस हिसाब से मेरा कितना परसेंटेज आना चाहिए, और उतना ही आया। और फिर जब बोर्ड आ गया तो भाई बोर्ड के कुछ महीने पहले, मतलब बोर्ड के आई थिंक कि मैं फरवरी में बोर्ड था, मेरे को ना न्यू ईयर के आसपास मेरे को जेई में इंटरेस्ट जागने लगा। बेसिकली जेई में नहीं जगा, मेरे को ना इंजीनियरिंग करने में इंटरेस्ट जगने लगा। अब देखो कैसा था कि मैं जैसे 10th पास किया था, मेरे को एक मेरा एम ऐसा था कि मेरे को 10th के बाद 12th करना है, 12th के बाद डिप्लोमा करने का है। उसके बाद मेरे को एक जेई करके पेपर होता है, जेई नॉट जे डबल ई। जेई मतलब होता है जूनियर इंजीनियर, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट जॉब या रेलवे का एक पोस्ट होता है जेई, ठीक है। मेरे को उसमें जाना था, और तो मेरा बस यही था कि मेरे को 12th करना है, 12th के बाद मेरे को डिप्लोमा करना है, मेरे को इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरे को जनवरी के आसपास मेरे एक भैया से बात हुआ, तो मेरे मतलब दूर के भैया हैं, उनसे बात हुई, तो उन्होंने मुझे, वो खुद बीट्स पिलानी से हैं, आई थिंक बीट्स से ही हैं, बीट्स पिलानी मेरे को नहीं मालूम, लेकिन बीट्स से हैं वो। तो उन्होंने मुझे जेई के बारे में थोड़ा बहुत बताया। मेरे को ना थोड़ा बहुत जेई के बारे में मेरे को पहली बार पता चला कि जेई पेपर देने के बाद किस टाइप के लोग कॉलेज में जा सकते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी बहुत बेसिक सी जानकारी मिली। उसके बाद मैंने गूगल पे थोड़ा सर्च किया, और भाई जेई में इंटरेस्ट जगाने में ना मेरे गूगल मतलब यूट्यूब का जो एल्गोरिथम होता है उसका बहुत हेल्प है। और गूगल का यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि लाइक एक चीज़ तुम सर्च करो तो बहुत सारी चीज़ अपने आप स्क्रॉल होने लगते हैं। और उसके बाद ना मैं कम से कम 10 से 15 दिन मेरे यूट्यूब पे इतने सारे जेई आईआईटीज़ के वीडियो आने लगा। आईआईटीज़ को तो सब जानते हैं, एनआईटी सबके वीडियो आने लगे, कि मेरे को लगा भाई सच में यार कॉलेज लाइफ तो बवाल चीज़ होती है। फिर मेरे को बहुत सारे ब्लॉग आने लगे, और हॉस्टल ब्लॉग इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि क्या ही बोलूँ। फिर वो सबको देख के ना थोड़ा लगा भाई हॉस्टल लाइफ में एंजॉय करने वाली लाइफ है, लाइफ जीने वाली लाइफ है। और इंजीनियरिंग का पैकेज यार सच में कुछ करने जैसा है। तो मेरे को ना बेसिकली थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट लगने लगा। मेरे को लगा भाई मेरी प्रिपरेशन तो वैसी है नहीं कि मैं जेई दूँ, तो एटलीस्ट मैं महाराष्ट्र का सीईटी दे सकता हूँ, जिसको एमएसटी सीईटी बोलते हैं, ठीक है, जो महाराष्ट्र कॉमन इंट्रेंस टेस्ट ऐसा करके है। मतलब उससे तुमको महाराष्ट्र का कॉलेज मिल सकता है। तो मेरे को ना देना तो पहले से था, लेकिन अब ऐसा था कि अब शिद्दत से देना है, मतलब कि पढ़ के देना है, कॉलेज लेने वाला मतलब पहले था कि बस सीटी दे देना है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन फिर ऐसा एम बन गया कि भाई सीटी देना है, और थोड़ा पढ़ के देना है कि अच्छा परसेंटेज आ जाए, और कोई भी अच्छा कॉलेज मिल जाए, कि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाए मुझे, और थोड़ा बहुत हॉस्टल लाइफ, कैंपस लाइफ, ये सबको भी मैं जी लूँ। और हो सकता है, और बेशक यार अच्छा पैकेज होने के बाद लाइफ भी थोड़ी सेट हो जाएगी। और एक नॉर्मल सी फैमिली वालों को अच्छा पैकेज ही चाहिए रहता है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो उसके बाद अ, मेरी दीदी मेरी दीदी हमेशा से ना जेडब्ल्यू देना चाहती थी।
लेकिन उसका कहना था कि मैं किसी रीज़न से बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स वो जेईई का पेपर नहीं दे पाई कभी। तो वो ना मेरे को बोली कि तुझे जेईई का पेपर तो देना ही होगा, चाहे तू पास कर या फेल कर, चाहे तू परसेंटेज कितना भी ला, परसेंटाइल कितना भी ला, कितना भी स्कोर कर, बस तुझे पेपर देना है। तो जेईई वाला जो जेईई का 2 अटेम्प्ट होता है, एक होता है जनवरी वाला अटेम्प्ट, एक होता है अप्रैल वाला अटेम्प्ट। तो जैन वाला अटेम्प्ट तो मेरा मैंने दिया ही नहीं था। वो तो मतलब ऐसे ही भाई मेरी दीदी मेरे को चिल्लाई कि तूने वो वाला पेपर क्यों नहीं दिया? मैंने कहा ठीक है यार, मतलब पढ़ प्रिपरेशन तो कुछ था नहीं, उसमें तो मैं डिसाइड कर रहा था क्या देना है। तो फिर उसके बाद मैं सीईटी के बारे में सीरियस हुआ, जब तक बोर्ड आ गया और मैं बोर्ड पर पूरी तरह फोकस कर दिया। लेकिन इतना था कि मेरा बोर्ड मैंने बहुत शिद्दत से किया था, बहुत शिद्दत से। उसके बाद बोर्ड का पेपर हुआ, फिर बोर्ड का पेपर मार्च में ख़त्म हो गया लगभग। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और फिर एक ऐसे ही दोस्त से बात हुई। तो वो दोस्त मेरे को तो भाई मैंने दोस्त से बात हुई तो एक दोस्त को मैंने पूछा, उससे बताया भाई तेरा जेईई कैसे चल रहा है? तो बोलता है भाई बहुत सही चल रहा है, मेरा जेईई का पहला अटेम्प्ट बहुत सही गया था। हाँ, मेरे को 95 तो आ ही जाएगा। भाई मेरे को लगा भाई 95 बहुत बड़ा होता है भाई, 95 मतलब सुनने में कितना खतरनाक लगता है ना, लेकिन रियलिटी ये है कि 95 में तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छे ब्रांच में से कुछ सिविल विविल मिल गया, बहुत बड़ी बात है। मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं कि सिविल खराब ब्रांच होती, लेकिन मतलब ऐसा देखा जाए तो ठीक है, ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ब्रांच होती है यार। ठीक है, अगर एनआईटी में जा रहे हो तो आई थिंक कि सिविल इज़ अ नॉट गुड ऑप्शन। ठीक है, खैर वो अलग मैटर है। तो जब उससे बात हुई ना तो मेरे को ना एक ह्यूमन नेचर जो होता है कि थोड़ा सा मन में ऐसा लगने लगता है यार कि अगर अपना जेई में सिलेक्शन हो जाए, जेई में कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए तो कितना सही हो जाएगा। मतलब बेसिकली ऐसा था, उस समय का जो फील मैं कर रहा था वो एक्चुअली मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर सकता ना एग्जैक्टली, लेकिन इतना था कि मेरे को ना थोड़ा ऐसा लगने लगा कि भाई जब वो कर सकता है तो तू क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, 1-2 दिन गया ऐसे बीतते-बीतते, लेकिन फिर मेरे को ना ऐसा रियलाइज़, मैंने कुछ सर लोगों से थोड़ी बहुत बातें भी की, सर जेईई देने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इनडायरेक्टली मैंने बहुत लोगों से पूछा भी। फिर बाद में ऐसा पता चला कि मतलब पता क्या चला, मैंने ऐसे डिसीजन ले लिया अपने आप में कि अगर मैं जेईई का पढ़ाई करता हूँ, तो भाई सीईटी तो प्रिपरेशन हो ही रहा है, लेकिन जेईई जेडब्ल्यू भी हो जाएगा। तो और फिर मैंने मतलब जेईई का प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। अब बात रही थी कि जेईई का प्रिपरेशन मैंने करना स्टार्ट कैसे किया, क्योंकि कोई क्लासेस का गाइडेंस नहीं था, मैंने बोर्ड करके रखा था और जो सीईटी का पेपर होता है ना वो पूरी तरह बोर्ड बेसिस आता है। यही कारण था कि मैंने सीईटी डिसाइड किया था, क्योंकि मेरा बोर्ड क्लियर था, बोर्ड में मैंने अच्छे से कर रखा था। तो मेरे लिए सीईटी ईजी था, लेकिन जेईई ईजी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जो हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में था ही नहीं। जेईई के बहुत सारे ऐसे सिलेबस है, एनसीईआरटी के बहुत सारे ऐसे सिलेबस हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड में आते ही नहीं है। तो इस चीज़ की जानकारी देखो, कैसा था कि मैं ना साथ में ना गवर्नमेंट जॉब का भी प्रिपरेशन करता था। एसएससी सीएचएसएल करके एक जॉब होता है, एक मतलब सीएचएसएल करके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक जैसे सीजीएल होता है वैसे सीएचएसएल करके होता है। तो मैं उसका प्रिपरेशन करता था और उससे मुझे एक चीज़ की जानकारी मिली थी कि अगर जितने भी कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं, मतलब जिसमें भी जितने भी एमसीक्यू टाइप के पेपर होते हैं, जितने भी होते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मैटर करता है तो वो होता है मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस। तो मैं बोल मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन हो चुका है, अगर तुम्हारा सब चैप्टर पढ़ के हो चुका है, तो पहले तो तुम चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो। ठीक है, और अगर चैप्टर वाइज तुम्हारा मॉक टेस्ट हो गया अच्छे से, तो तुम फुल मॉक टेस्ट दो। और यही चीज़ मैंने अप्लाई किया। मैं जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करता था, उससे मुझे एक अ, एक चीज़ का आइडिया मिला कि पहले एक चैप्टर क्लियर करना है और फिर उसी चैप्टर का मॉक टेस्ट देना है, और मैंने ऐसे ही किया। एक चैप्टर क्लियर किया, मेरा केमिस्ट्री अच्छा था तो मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री पूरा क्लियर किया, और केमिस्ट्री स्कोरिंग भी होता है और मेरा अच्छा स्कोर भी था केमिस्ट्री में। कितना स्कोर था आगे बताता हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ऐसा ही था, मैंने पहले एक एक चैप्टर किया, एक चैप्टर के बाद मैंने उसका मॉक टेस्ट दिया, इसी तरह करके लगभग चैप्टर जितने भी मेरे हो पाए वो सब चैप्टर दिया। कुछ कुछ चैप्टर मैंने छोड़ दिया था, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी करके, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स ऐसा करके 1-2 चैप्टर था। मेरे को रट्टा मारने वाला चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं था। तो जितने हो पाए मैंने उतने किए, और 11th के भी 1-2 चैप्टर थे, वो सब मैंने छोड़ दिए। 11th के सारे मैथ्स कर लिए, लेकिन मैंने फिजिक्स के 1-2 चैप्टर छोड़ दिए थे। ठीक है, तो जितने हो पाए मैंने पहले चैप्टर से क्लियर किया, फिर उसी चैप्टर का मैंने मॉक टेस्ट दिया। उसी तरह जब मेरा सब चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो गया, तो फिर मैंने फुल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सबसे ज़्यादा मेरे को
किसी से रिजल्ट मिला, मैंने जो इनपुट दिया उसका अगर जो मुझे आउटपुट मुझे सबसे अच्छा मिला, तो वो मॉक टेस्ट का आउटपुट सबसे बेस्ट था, सबसे सही था। तो अगर जो भी प्रिपरेशन कर रहा है, मेरे तरफ से एक ही एडवाइस रहेगा, क्योंकि मेरे को बेसिकली ये बोलते भैया कुछ एडवाइस दो, तो मेरे तरफ से एक ही एडवाइस है भाई कि मॉक टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि एट द एंड तुमको वही करना है भाई। तुम पेपर में तुमको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, तुमको पेपर में गोल मार्क नहीं करना है, तुमको वो हैबिट होना चाहिए कि कंप्यूटर पे क्वेश्चन देख के उसका आंसर क्लिक करो और लिखो, मतलब बेसिकली एग्जाम वाला एक्सपीरियंस लो तुम। और मैं दिन में ना मिनिमम 2 मॉक टेस्ट और मैक्सिमम 3 मॉक टेस्ट देता था, मतलब कि 3-4 घंटे, सॉरी 9 8-9 घंटे तो मेरे मॉक टेस्ट में जाते थे। जितना हो पाता था ठीक है, जितना नहीं हो पाता तो उस क्वेश्चन का फोटो ले लेने का और उसको बाद में सॉल्व करके उसका डाउट, मतलब जो भी होता था वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना सीरियस हो मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। सीरियस नहीं हो तो भाई स्किप कर दो सब क्वेश्चन को, और मतलब सीरियस नहीं हो तो फिर पेपर देने का मतलब ही नहीं बनता। और अगर सीरियस हो तो जो तुमको नहीं आ रहा है उस पर ध्यान दो एज कम्पेयर टू जिस पे जो आ रहा है, ठीक है। मतलब जो नहीं आ रहा उसको अच्छे से ध्यान दो, भाई ये मेरे को नहीं आ रहा तो मतलब मॉक टेस्ट के बाद वो रिवाइज करना है। ये कुछ कुछ चीज़ें एज अ स्टूडेंट, एज अ एस्पिरेंट तुमको खुद ही ध्यान रखना पड़ता है, कोई तुमको बताने नहीं आएगा, ठीक है। और इस तरह करके मेरा मॉक टेस्ट, मैंने लगभग बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए। ऐसा था कि मैंने लास्ट के 15 से 20 दिन मैंने बहुत मॉक टेस्ट दिए, लगभग दिन में 3-3 4-4 मॉक टेस्ट, 3-3 मॉक टेस्ट देना। मतलब भाई अगर जो मॉक टेस्ट देता है तो उससे पूछ लेना कि एक मॉक टेस्ट देने में कितना टाइम लगता है। और 3-3 मॉक टेस्ट देने का मतलब ऐसा था कि मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक मैं मॉक टेस्ट देता था। देखो भाई सिंपल सी बात थी, मैं दिन में नहीं चल सकता था, ठीक है, मैं रात को पढ़ता था। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि मैं दिन में भी 6 बजे उठ जाता था और मैं नींद को तोड़वाने के लिए थोड़ा बहुत चल जाता, मतलब चलता था। और क्योंकि भाई सुबह की नींद मेरे को बहुत प्यारी है, उससे प्यारी आई थिंक कि सब कुछ चीज़ें होगी, मेरे को सुबह की नींद बहुत प्यारी है। तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले तो थोड़ा सा चल लेता, थोड़ा क्या बहुत चल लेता था, 1-2 किलोमीटर चल लेता था। उसके बाद मैं लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में 10-12 बजे तक पढ़ता था। फिर वहाँ से आता था, फिर घर पे थोड़ा बहुत टाइम पास करके फिर मैं शाम को 5 बजे जाता था और फिर रात को 12 बजे आता था। तो ये भी क्वेश्चन था कि भाई कितना घंटा पढ़ लेते थे भाई। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबका शेड्यूल अलग अलग होता है। तो तुम अपने हिसाब से शेड्यूल डिसाइड करो कब तुमको पढ़ना है। तुम अपने हिसाब से तुम अपनी कैपेसिटी डिसाइड करो कि तुमको कितना देर पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो एक चैप्टर 5 घंटे में कंप्लीट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक चैप्टर 3 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं, कुछ लोगों को एक एक दिन लग जाता है एक एक चैप्टर कंप्लीट करने में। तो कोई ये नहीं बता सकता कि कितना घंटा तुमको पढ़ना है, लेकिन हाँ मिनिमम 8 घंटा 9 घंटा तो होना ही चाहिए। और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। अब मेरा कितना घंटा था वो तुम खुद कैलकुलेट कर लो। सुबह के 7 बजे से लेके 12 बजे तक, और शाम को फिर 5 से 12, और फिर घर पे आके 12 बजे से एक मॉक टेस्ट देना, इसमें से 2-2.5 घंटा तो आराम से लग जाता था। तो ये मेरा पूरा प्रिपरेशन था। और फिर भी यार इतना करने के बाद भी ना मेरे अंदर कभी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं जेडब्ल्यू का पेपर दूंगा और मेरा स्कोर आ जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है, जब मैं पेपर देने गया था तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, ठीक है, मेरे पहले ब्लॉग में वो बंदा है। तो उससे कभी अगर मिला तो उसका रिएक्शन तुम मतलब देख लेना कि मैं जब भी पेपर देने जा रहा था मैं इतना नेगेटिव था कि क्या ही बोल सकता हूँ। मेरे को लगा नहीं था कि मैं कभी इतना क्वेश्चन करके आ पाऊंगा, इतना अच्छा स्कोर आएगा। मेरे को लगा भाई क्योंकि इतने सारे लोग, कोई कोटा जा रहा है, कोई एलन जा रहा है, कोई अच्छे अच्छे क्लास में पढ़ रहा है, मेरा क्या ही होगा यार, इतने भीड़ में मेरा क्या ही होने वाला है। तो मैं पेपर देने तो चला गया था क्योंकि मेरी दीदी का था कि पेपर दो, ठीक है, और मेरा भी था कि चलो एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो मैंने इसलिए बस जेई का पेपर देने के लिए चले गया। मेरा सेंटर पबई टीसीएस पड़ा था। पेपर देने चले गया, पेपर दिया भी। पेपर देने में पहले तो मैंने टाइम पास किया, फिर देखा, मैंने केमिस्ट्री वाले सेक्शन में सबसे पहले विजिट किया। तो मेरे को लगा भाई मैंने 10-15 मिनट तो टाइम पास ही किया, लिटरली मैं देख रहा था सब लोगों को, सब घुस गए पेपर सॉल्व करने में और मैं बैठा हूँ बेरोजगार नल्ले की तरह। तो फिर मैं जरा केमिस्ट्री वाले सेक्शन में गया। तो उस समय का अलग ही सीन था, वो कभी और वीडियो में बता दूंगा, इस वीडियो में बताऊंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसा था कि भाई मैंने पेपर दिया, पेपर देने के बाद जब कुछ 10-15 दिन में रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट आने के बाद भाई मैं लिटरली बहुत शॉक हो गया, क्योंकि मैं जितना सॉल्व करके आया था मेरे को उम्मीद था कि यार 90 परसेंटाइल के आसपास बन सकता है, ठीक है। लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने चेक किया तो भाई मैं सच में शॉक हो गया यार। उसमें 98.08% दिख रहा था। रैंक थी 22,000, ओपन कैटेगरी से। मेरे कोई कास्ट नहीं, मैं ओपन कैटेगरी से हूँ, ठीक है।
भाई मैं लिटरली मैंने कम से कम 5 से 6 बार रिफ्रेश किया, मैंने 2 से 3 बार रीचेक किया, फिर मैं कन्फर्म तब कब हो गया जब मेरा फ़ोटो आ गया बाजू में, ठीक है? मतलब कैसा है कि थोड़ा स्लाइड करना पड़ता है फ़ोटो देखने के लिए, तो स्लाइड करने का जब मेरे बाजू में फ़ोटो था उसके नीचे साइन था, तो तब मेरे को लगा भाई नहीं यार, ठीक है यार, मतलब मेरा ही है, किसी और का नहीं खुल गया है। और मेरे से ज़्यादा शौक मेरे साथ वो जो बंदा, उसका नाम देवी है, वो जो पेपर देने गया था, मतलब मेरे साथ जो गया था, उसका रिएक्शन देखने लायक था। वो बंदा तो मतलब पूरी तरह शॉक ही हो गया यार, क्योंकि मैं इतना नेगेटिव थॉट से चल रहा था कि कोई भी देख के यही बोलता कि तेरा जेडब्ल्यू में कुछ नहीं होने वाला, और उसके बाद अगर रिजल्ट ऐसा आएगा तो कोई भी शॉक हो जाएगा। तो भाई मतलब मैं भी सरप्राइज़ था कि मतलब ऐसा है कि खुद से पढ़ के एक ऐसा परसेंटाइल आ गया। और उसके बाद का कॉलेज डिसाइडिंग प्रोसेस सच में बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे को किसी एनआईटी, किसी आईआईटी या ट्रिपल आईटी या गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। उसके बारे में मैंने कैसे नॉलेज निकाला, इसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, तो उस पर मैं वीडियो बना दूँगा। एक वीडियो को लंबा खींचने में कुछ फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली ऐसा था कि मेरे को बेसिकली क्वेश्चन सब ऐसा था कि रैंक कितना, तो रैंक मेरा 22,000 का रैंक था। परसेंटाइल मेरे को 98.03 था, सीआर 08 98.08 परसेंटाइल, ठीक है? और हाँ, मैंने उसके बाद जो प्रॉपर मैं सीईटी का प्रिपरेशन करता था, तो मैंने सीईटी का भी पेपर दिया, एंड सीईटी में भी मेरे को परसेंटाइल 97.9, मतलब बेसिकली 98 का परसेंटाइल था। तो अब ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे को जब जेईई में 98 है, सीईटी में 98 है, तो बेशक मैं जेईई को चॉइस करूँगा, और मैंने फिर जेईई को आगे लेके चला। एडवांस में मेरा रिजल्ट कुछ खास नहीं है, मेरा कुछ 76 मार्क्स के आसपास था, तो वो अलग बात है। इसके अलावा कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके दे देना, और जहाँ तक कितने घंटे पढ़ते थे तुम खुद कैलकुलेट कर लो, ठीक है? और मेरा स्ट्रॉन्ग क्या था, तो मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, केमिस्ट्री मेरे को 99.9 परसेंटाइल था। सबसे बेकार मेरा फिजिक्स था, फिजिक्स में मेरे को 97 परसेंटाइल था, और मैथ्स में मेरे को 98.0 कुछ परसेंटाइल था, ठीक है? और ऑल ओवर 98 परसेंटाइल था। रैंक मेरा 22,000 था। मैं मुंबई शहर से हूँ, ठीक है? मेरा होम स्टेट महाराष्ट्र पड़ता है, मतलब वीएनआईटी नागपुर मेरे होम स्टेट में आता है, लेकिन अच्छी परसेंटाइल नहीं होने के कारण देख लो भाई, 98 होने के बाद भी अच्छी नहीं है, तो वीएनआईटी में जाना है तो तुमको किस लेवल का जाना पड़ेगा तुम खुद सोच लो, ठीक है? तो वीएनआईटी में मेरे को मैकेनिकल से सब मिल रहा था, मैकेनिकल, सिविल ये सब मिल रहा था, लेकिन मैं ब्रांच में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता था। मेरे को सीएस, ईसीई या फिर इलेक्ट्रिकल, इन तीनों में ही कोई चाहिए थी। इन तीनों में वीएनआईटी में कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने वीएनआईटी नहीं लिया। और मुंबई से सूरत नज़दीक भी पड़ता है, 4 घंटे 5 घंटे की रास्ता है, तो इसलिए मैंने एसवीएनआईटी चॉइस किया इलेक्ट्रिकल ब्रांच के साथ। तो ये थी एक छोटी-सी जर्नी। हालाँकि मेरे हर एक पार्ट में बहुत सारे लेसन हैं, मेरे को अभी तक लेसन मिले हैं, ठीक है? बाकी हो सकता है तुम्हारे लिए भी इंस्पायरिंग हो। तो अलग-अलग वीडियो में, एक ही वीडियो में सब बताना पूरा बोरिंग टाइप का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं पेपर देने बैठा तो उस समय का भी एक्सपीरियंस अलग था मेरे लिए, एडवांस का भी एक्सपीरियंस अलग रहा है, ठीक है? सीईटी का भी एक्सपीरियंस अलग रहा है, और प्रिपरेशन के दौर का भी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मेरे को कुछ सिखाई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जोसा काउंसलिंग ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया। तो आने वाले वीडियो में हो सके तो बता दूँगा, ठीक है? और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है? और वीडियो कैसी लगी बता देना, और भी कुछ ऐसी जानकारी जो मैं नहीं बता पाया तो बोल देना। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।